पाठ 4 तुगलक काल। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का तुगलक वंश की स्थापना किसने की? उत्तर, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन ने की। खा गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? उत्तर है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना। गा मुहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में दक्षिण भारत में किन दो नए राज्यों की स्थापना हुई? उत्तर, मुहम्मद तुगलक के शासन के अंतिम काल में विजयनगर तथा बहमनी दो नए राज्यों की स्थापना हुई। मुहम्मद तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की योजना क्यों बनाई? उत्तर, मुहम्मद तुगलक को लगता था कि दिल्ली से दक्षिण के राज्यों पर नियंत्रण रखना कठिन है, अतः दक्षिण के राज्यों को कुशल प्रशासन देने के लिए उसने राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई। फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए कौन कौन से कार्य किए? फिरोज तुगलक ने प्रजा हित के लिए निम्नलिखित कार्य किए। नंबर 1, उसने कृषि की सिंचाई हेतु कई नहरों का निर्माण करवाया, जैसे यमुना नहर, सतलज नहर आदि। नंबर 2, बंजर भूमि से प्राप्त आय को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। नंबर 3, सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण एवं मरम्मत करवाया। नंबर 4, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे विधवाओं, अनाथों एवं लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। नंबर 5, सरकारी खर्च पर योग्य वैद्यों द्वारा औषधियाँ एवं भोजन दिए जाने की व्यवस्था की। नंबर 6, सर्वप्रथम बेरोजगारों को नौकरी देने हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की। नंबर 7, पूर्ववर्ती शासकों द्वारा की जाने वाली कठोर योजनाओं को बंद किया। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, सही विकल्प के सामने सही के गोले को काला करें। मुहम्मद तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर द्वितीय राजधानी के रूप में किसे चुना? देवगिरी को। मुहम्मद तुगलक ने चांदी के स्थान पर किसके सिक्के चलाए? मिश्रित धातु के। फिरोजपुर नगर की स्थापना की थी गयासुद्दीन, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोजा शाह तुगलक। पाठ 5, सल्तनत का विघटन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तैमूर के आक्रमण का उद्देश्य केवल भारत पर आक्रमण करना और लूट का सामान मध्य एशिया ले जाना था। लोदी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? लोदी वंश में बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी तथा इब्राहिम लोदी आदि शासकों ने शासन किया। सिकंदर लोदी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। सिकंदर लोदी की उपलब्धियाँ। सिकंदर लोदी सन 1889 ईस्वी से 1517 ईस्वी ने पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार किया। 1504 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए तथा प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया। वस्तुओं का मूल्य घटाकर और मूल्य का नियंत्रण करके
उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का प्रयास किया। उसने अलाउद्दीन के गज में सुधार किया और भूमि की माप द्वारा भू राजस्व निर्धारित किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। गज ए सिकंदरी की लंबाई 30 इंच होती थी। तैमूर की राजधानी समरकंद थी। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की थी। सही स्थान के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तैमूर ने भारत पर 1426 ईस्वी में आक्रमण किया। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की। बाबर काबुल का शासक था। का गलत, खा सही, गा सही, घा सही। पाठ 6 सल्तनत कालीन संस्कृति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सल्तनत काल के फारसी तथा हिंदी के कवियों और लेखकों के नाम लिखिए। अलबरौनी, फिरदौसी तथा अमीर खुसरो फारसी के तथा नरपति नल्ला, गोरखनाथ, कबीर तथा मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी के कवि एवं लेखक थे। अमीर खुसरो फारसी एवं हिंदी दोनों के विद्वान थे। खा सल्तनत काल में बनी प्रमुख इमारतों की विशेषताएं लिखिए। उत्तर सल्तनत काल में बनी इमारतों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 मेहराब, गुंबद और मीनारें जो इन सभी इमारतों में देखी जा सकती हैं। नंबर 2 कुछ इमारतों में कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। गा सूफी मत की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। सूफी एकश्वरवादी थे। वह संगीत को पूजा पद्धति के रूप में प्रमुख स्थान देते थे। उन्होंने सामाजिक सौहार्द एवं हिंदू मुस्लिम एकता की पृष्ठभूमि तैयार की। उस काल के प्रमुख सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया थे। भक्तिकाल के प्रमुख संतों के नाम बताइए। भक्तिकाल के कुछ प्रमुख संतों के नाम हैं कबीर, चैतन्य, महाप्रभु, गुरु नानक, दादू, रैदास, तुकाराम, रामानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि। सल्तनत काल में उद्योग एवं व्यापार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सल्तनत काल में व्यापार का विकास आरंभ हुआ, जिससे शहर एवं शहरी जीवन का विकास हुआ। उस समय बंगाल एवं गुजरात के शहर कपड़े उद्योग एवं सोने चांदी के काम के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल के ढाका, बांग्लादेश एवं सोना गांव मलमल एवं कच्चे रेशम के लिए विख्यात थे। 13वीं-14वीं शताब्दी में वस्त्रों के निर्माण की तकनीकी मुसलमानों द्वारा भारत में लाए जाने वाले चरखे से हुई। इसका चलन आरंभ होने से वस्त्रों के उत्पादन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। उस काल में भारतीय वस्त्र चीन को निर्यात किए जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस काल में जल एवं थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। भारत से चर्म एवं धातु से बनी वस्तुएं तथा फारसी डिजाइन वाले गलीचे निर्यात होते थे। पश्चिम एशिया से भारत में उच्च कोटि के घोड़े, कपड़े, कांच के बर्तन, बहुमूल्य वस्तुएं तथा चीन से कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन का आयात होता था।
सल्तनत काल में कहाँ की तलवारें प्रसिद्ध थी? सल्तनत काल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र में बनती थी। सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए। उत्तर सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इसी कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी के लिए अन्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। संत एवं समाज सुधारकों ने भक्ति आंदोलन क्यों चलाया? तुर्क और अफगान जो अपने साथ धार्मिक विचार और संस्कृति लाए, उसका भारतीय समाज एवं विचारधारा पर प्रभाव पड़ा। जाति प्रथा की कठोरता, ऊंच नीच का भेदभाव तथा बाहरी आडंबर के कारण भारतीय समाज में कुछ दोष आ गए। अतः सामाजिक कुरीतियाँ को दूर करने और समाज को सुसंगठित करने के लिए कुछ समाज सुधारकों ने जनता में परस्पर प्रेम तथा सद्भावना को बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने धार्मिक कर्मकांडों की अपेक्षा भक्ति भावना से ईश्वर की उपासना करने को श्रेष्ठ बताया। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता की भावना को बल मिला। संतों एवं समाज सुधारकों द्वारा चलाया गया इस प्रकार का आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन भक्त संतों में कबीर, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक, दादू रैदास, तुकाराम, नवानंद, वल्लभाचार्य, मीराबाई आदि प्रसिद्ध हैं। दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। क्यों? दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 ईस्वी में तथा अंत 1226 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार भारत में सुल्तानों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सारी राजनैतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। वह राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। इस तरह वह प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था। सुल्तान ही सेना का प्रधान होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना भी उसी का दायित्व था। इस कार्य के लिए वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता था। उसके किसी भी पदाधिकारी को न्याय के खिलाफ उससे सीधे अपील की जा सकती थी। न्याय करना शासक का महत्वपूर्ण दायित्व था। निम्नलिखित वाक्यों के समक्ष सत्य अथवा असत्य लिखिए। सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। सत्य है। युद्ध में सेना और धन की आवश्यकता नहीं होती थी। असत्य है। सुल्तान सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। सत्य है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। सत्य है। सल्तनत काल में किसानों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। सत्य है। टिप्पणी लिखिए। टका और जीतल, इक़्तिदार, मुकद्दम या चौधरी। टका और जीतल। सल्तनत काल में दिल्ली में सुल्तानों द्वारा कई शाही कारखाने शुरू कराए गए। इन कारखानों में ही टके और तांबे के जीतल नामक मुद्राओं का निर्माण होता था। इसी के साथ सल्तनत काल में व्यापार का विकास शुरू हुआ, जिससे शहर और शहरी जीवन का और विकास हुआ। इक़्तिदार। सल्तनत काल में समस्त देश अनेक प्रांतों में विभक्त था। पहले इन्हें इक़्ता और बाद में विलायत कहा गया। इसके प्रांत का अधिकारी गवर्नर होता था, जो इक़्तिदार और बाद में मुफ्ती या वली कहलाता था। उसे सुल्तान नियुक्त करता था। वह दिल्ली के प्रति उत्तरदायी होता था। वह प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखता था। उसे सैन्य एवं प्रशासनिक योग्यता के आधार पर नियुक्त किया जाता था। उसके अधीन घुड़सवार, फौजी दस्ते तथा पैदल सैनिक रहते थे। वह आपराधिक मामलों में विवादों में न्यायाधीश का कार्य करता था। वह कर संग्रह में सहायता प्राप्त करता था।
मुकद्दम या चौधरी। सल्तनत काल में प्रत्येक सिख को परगनों में बांटा गया। गांवों के समूहों को परगना कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का मुखिया मुकद्दम या चौधरी कहलाता था। वह समस्त ग्रामीण प्रशासन के लिए उत्तरदायित्व था। भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के साथ राजस्व संबंधी सभी कागजात वह रखता था। गांव की सुरक्षा का कार्य गांव के चौकीदार का होता था। गांव के ही तीनों अधिकारी वंशानुगत होते थे। इन्हें वसूले गए भू राजस्व का एक भाग प्राप्त होता था। गांव का प्रशासन ग्राम पंचायत के माध्यम से होता था। इसलिए मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्तर पर प्राचीन परंपराएं यथावत रही। सही जोड़े बनाइए, मिलाइए। मच्छेंद्र चिकित्सक, जोग शल्य चिकित्सक, बरनी प्रसिद्ध विद्वान, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत।